जय हिंद दोस्तों। खुला आसमान हो, खुशनुमा हवा हो, और जब इस खुले आसमान तले जब आप होते हैं तो वही आपका घर होता है। अगर आपने इसे घर मान लिया तो इस देश के भीतर में 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो खुले आसमान तले रहते हैं उनसे भी आपका संवाद होता है और उनकी परिस्थितियों को भी आप जानना और समझना शुरू कर देते हैं। ठीक बरस भर पहले, एक साल पहले आज ही के दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और 7 सितंबर 2022 को कांग्रेस का इसका एहसास कतई नहीं था कि एक साल के बाद वो कौन सी स्थिति होगी जिसमें राजनीतिक तौर पर वो इस देश की राजनीतिक सत्ता के सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। अगर 7 सितंबर 2022 को अगर आप याद कीजिएगा तो भाजपा की धड़कनें उस दौर में बढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन एक साल बाद परिस्थितियां देखिएगा तो उलट हो गई। जब यात्रा निकल रही थी, हिमाचल प्रदेश में जीत मिली और उसके बाद कर्नाटक के जीत ने तो इस देश के भीतर की राजनीतिक को रंगत में एक करवट सिला दिया। और अब अगला सवाल यह था कि बीजेपी कांग्रेस को कैसे रोकेगी। अगला सवाल यह था कि राहुल गांधी भाजपा को कैसे रोकेगा। और ध्यान दीजिए, इस समय राहुल को रोकने के लिए निशाने पर कोई दूसरा नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को लेकर के आया गया। और प्रियंका गांधी और राहुल के संबंधों को लेकर, यानी भाई बहन के संबंधों के आश्रय सियासत की कुछ ऐसी लकीरें खींचने की कोशिश है जिसमें सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि भाजपा ने शुरू किया। जहां पे कांग्रेस लड़खड़ाने लगे, कांग्रेस के भीतर हलचल शुरू हो जाए। लेकिन जब आप सियासत में होते हैं, तो जब आप जनता से कटे हुए होते हैं, जब आप सत्ता के सुख भोग रहे होते हैं, तो हो यही रहा है। और इस दौर में यह देश राजनीतिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जा चुका है और उसका मन एक लिहाज से बन चुका है 2024 की तरफ। इस देश के भीतर की जो हकीकत है वो अलग अलग मुद्दों के आश्रय बार बार एक सवाल जो सरकार से करती है और सरकार अपनी उपलब्धियों को स्लेट पर लिखकर जनता को बताना चाहती है। और शायद उसमें भी बेवजह जब वो फेल होने लगते हैं तो उसमें निशाने पर प्रियंका गांधी को, और प्रियंका गांधी की खासियत क्या है यह प्रियंका गांधी कांग्रेस के जरिए किस राजनीतिक को साध सकती है, इसका एक अंदेशा तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में तभी लग गया था जब प्रियंका ने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को यह कहकर के निशाने पे लिया था कि आपको तो आना और बताना चाहिए और समझना चाहिए कि जनता का दर्द क्या है, किसानों की मुश्किलें क्या है, मजदूरों के साथ संकट क्या है और इतना गहरा क्यों है। लेकिन आप अपने दर्द को बतलाने लगते हैं और लगता है कि पता नहीं कि कब आंसू टप टप गिरने लगे आप। उस भाषण के बाद जनता को एक बात समझ में आ गई कि सत्ताधारी अगर अपने दुख को बतलाने लगे और उनके दुख के साथ खुद को ना जोड़े तो इसका साफ मतलब है कि सियासत छल कर रही है। और शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को एक साथ निशाने पे लेते हुए भाजपा जो साधना चाहती है, दरअसल वो दाव उल्टा पड़ गया है। अब कांग्रेस की रणनीति बहुत ही मजबूत हो चली है। कांग्रेस अपने तौर पर अपनी रणनीति के आश्रय किसी दूसरे को नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को सामने खड़ा करने की स्थिति में आ गई है। जो जानकारियां निकल के आ रही है वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हिमाचल के भीतर प्रियंका की 15 रैलियां और कर्नाटक के भीतर 35 रैली, चुनाव के बाद और चुनाव से पहले 10 रैली। इस दौर में जनता से संवाद बनाने की स्थिति और जिस तरीके से वो लोकल परिस्थितियों को उभारती है, उखाड़ती है, दिखाती है और सरकार पे सीधा निशाना साधती है कि आप देश दुनिया की बात करते हैं लेकिन जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां के दर्द को आप भूल जाते हैं, उन मुद्दों को उठाने से आप घबराते हैं। तो लोकल फॉर वोकल क्या होगा, यहाँ पे आप ही वोकल हैं, लोकल मुद्दे को तो आपने भूल गया। जाहिर है ऐसे में 4 राज्यों का चुनाव निशाने पे प्रियंका को बीजेपी या भाजपा के भीतर से किसने लिया और किसने सुझाव दिया, शायद ये दाव पूरे तरीके से उल्टा अब इसलिए लग रहा है क्योंकि याद कीजिए कर्नाटक में राहुल गांधी को गालियां दी। गालियों का मतलब है सीधा कटघरे में खड़ा कर ना जाने क्या क्या सुनाया गया, क्या क्या कहा, और बीजेपी कर्नाटक हार गई।
अब इस दौर में जब 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें निशाने पे प्रियंका गांधी है, तो मध्य प्रदेश की कमान क्या प्रियंका को सौंपी जा सकती है? और एक दो नहीं, प्रियंका गांधी वहां पे तकरीबन 35 से 45 रैलियां करेगी, जो पूरी चुनाव की उम्र होती है जितने दिनों की। हर दिन 2 से 3 रैली, रोड शो, तमाम सारी चीजें होंगी। और ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि इसके अलावे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सामान्य तौर पर यह बांटा गया है। अगर प्रियंका मध्य प्रदेश देखे तो छत्तीसगढ़ राहुल गांधी देखेंगे, गहलोत जी को डिस्टर्ब ना किया जाए, और राजस्थान देख रहे हैं और सचिन पायलट साथ में खड़े हैं, जब जब आवश्यकता होगी दोनों जाएंगे, यानी प्रियंका और राहुल दोनों जाएंगे। और तेलंगाना में सबसे ज्यादा सक्रिय मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। राजनीतिक तौर पर राज्यों को समझने और सियासी तौर पर भाजपा को निशाने पर लेने की एक सामान्य रणनीति लग सकती है। लेकिन जरा आप सोचिए, मध्य प्रदेश के भीतर जो बहन लाडली योजना शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था, और उसके बावजूद भी महंगाई लोगों की रसोई और घर तक पहुंची हुई है। उसमें 200 रुपए सिलेंडर से माफी के बाद भी सवाल हर महिला का यह रहा कि इतनी महंगाई तो कभी नहीं थी। अब कांग्रेस रणनीति तरीके से उन मुद्दों को सीधे तौर पर उठाना चाहती है जहां पर इस बात का एहसास हर शख्स को है। दरअसल परिस्थितियां मौजूदा वक्त में क्या है, तो क्या प्रियंका के आश्रय इन 4 राज्यों के चुनाव को साधना और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सहयोगी के आश्रय, यानी जो सहयोगी दल है उनके आश्रय राजनीति को साधने की नई रणनीति को निर्माण इस दौर में हो रहा है? इसको कम शब्दों में अगर आप समझना चाहिएगा तो इसको ऐसे समझिए कि जो 4 राज्य है वहां पर लोकल मुद्दों के आश्रय ही कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही है, और उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी मैदान में उतरेगी, और उस दौर में वो डबल इंजन की सरकार और अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों को गिनाना शुरू करेंगे। तो निशाने पे लेना आसान होगा जब स्थानीय लोगों की जरूरतों से जुड़ा हो मुद्दों को प्रियंका गांधी उठाएंगे, क्योंकि वो संवाद बहुत साफ और बहुत सागोई के साथ बनाएंगे। उसमें ऐसी कोई जटिलता नहीं होती है जिसमें सामने वालों को असहजपन महसूस होने लगे। और सामान्य तौर पे राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और जिस तरीके से गले मिलते मिलाते वो पूरा सफर पार करते चले गए, प्रांत दर प्रांत, प्रदेश दर प्रदेश, पहली बार महसूस इस देश के वोटरों को भी हुआ कि उनकी जरूरतों के साथ कोई अगर खड़ा हो जाए तो फिर सवाल राजनीतिक का तो बाद में आता है। पहली जरूरत होती है कि उनको कोई समझने उनके दरवाजे पर तो आया, क्योंकि इस दौर में भाजपा के तमाम रैलियां, वो चाहे अमित शाह बतौर गृह मंत्री जाए, चाहे नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री जाए, चाहे जेपी नड्डा बतौर बीजेपी अध्यक्ष जाए, स्टेट स्पॉन्सर का मतलब होता है कि सब अपने तरीके से कोई सोई भीड़ नहीं था, उन्हें लाया जाता, उनको कुछ लोभ दिया जाता है। और यहां सवाल क्या वाकई दूसरा हो चला है, और इस राजनीति की काट भाजपा के पास नहीं है। लेकिन इसके सामान्य तौर पर एक दूसरी स्थिति देखिए कि राष्ट्रीय चुनाव के भीतर भी कांग्रेस ये रणनीति बना रही है कि अलग अलग राज्यों में जहां पर छत्रकों की सहयोगी की ताकत है वहां पे वही चेहरा रहे जिसपे स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय तौर पर नजर आने लगे। बंगाल में ममता बनर्जी रहे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रहे, बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार रहे, महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे और शरद पवार रहे, झारखंड में हेमंत सोरेन रहे, बाकी जगहों पे जो राज्य हैं वहां पे कांग्रेस अपने तरीके से अपनी राजनीति को इस दौर में साधने के लिए निकले, क्योंकि जहां जहां भाजपा और कांग्रेस टकराई है वहां पे बीजेपी की जीत का जो रेट है वो 90% है, जो 2019 की बात, वो मैक्सिमम है जो आज तक कभी नहीं हुई थी। तो क्या 3-4 राज्यों के चुनाव को कांग्रेस साधना चाहती है और उसके जरिए 2024 के लोकसभा के दिशा में बढ़ना चाहती है, या एक लाइन में कहे तो क्या प्रियंका गांधी की एंट्री राज्यों के चुनाव के साथ अब होने की तैयारी शुरू हो चली है? राज्य की कमान देने का मतलब यह होता है कि कौन सी गारंटी का ऐलान कब किया जाए, उस गारंटी ने क्या कुछ होगा, उस सोशल मीडिया कैसे उसमें काम करेगी, मीडिया के भीतर प्रचार प्रसार कैसे होगा, जो अलग अलग होर्डिंग लगेगी, जो नारे लगेंगे, उसको भी कोई तय कर रहा होगा, कोई क्या। अब इन सब को प्रियंका गांधी और उनकी टीम तैयार कर रही है मध्य प्रदेश
उनके बीच में इसलिए खड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश के बीजेपी की सत्ता है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है और दोनों जगहों पे बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस खड़ी है। इसके बावजूद कि राजस्थान में कभी सत्ता दोहराई नहीं गई, लेकिन बावजूद इसके वसुंधरा राज्य के साथ जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस समझ चुकी है कि दिल्ली मदहोश है तो उसकी मदहोशी का लाभ उन्हें मिल ही जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान है जो जानते समझते बूझते हैं कि उनके साथ 2 दशकों की एंटी। लेकिन यह सवाल तो 2018 में भी उठाता है। 2018 में चुनावी मुनावी की थी प्रियंका गांधी ने जब जबलपुर में रैली किया था और उस समय जीत मिली थी प्रहलाद को, कि अलग मसला कि वो जीत गए और भाजपा के भीतर चले गए। जनता के भीतर जो परिवर्तन का जो वोट था 2018 में जो होड़ था, उसके बावजूद भी सत्ता को खरीदा गया। तो क्या इस समय एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के बहुत खिलाफ है या कांग्रेस इन तमाम परिस्थितियों को बहुत सामान्य भाषा में प्रियंका के जरिए उठाने की कोशिश कर रही है या करने वाली है, या हो सकता है या होगा, ये तय हो चुका है। आप इन तीनों परिस्थितियों के भीतर खड़े हैं, लेकिन एक पल के लिए आप सोचिए कि जो पूरे के पूरे लिस्ट जो फहरिस्त प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे और G20 के बाद इस देश में सिर्फ चुनाव का ही जिक्र हो रहा है। सबको पता है कि संसद का विशेष सत्र भी चुनाव के मुद्दों के इर्द गिर्द ही गूंजेगा। कांग्रेस या कहे इंडिया अपने तौर पर उन्हीं मुद्दों को उठाएगी जिन मुद्दों के आश्रय सोनिया गांधी ने कल ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। और इस दौर में प्रधानमंत्री ने जो 3 मुद्दों पे खामोशी बरती है, उसको लेकर समूचे देश के भीतर एक बेचैनी। तो मणिपुर पर इतनी जबरदस्त खामोशी और अडानी कांड को लेकर इतनी जबरदस्त खामोशी, महिला पहलवानों के यौन शोषण को लेकर के भाजपा के सांसद के बचाने के लिए इतनी लंबी खामोशी, कौन प्रधानमंत्री ऐसे बकस सकता है जो तीनों मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गूंजे, चाहे वो मणिपुर पे हो या हिडेनबर्ग का रिपोर्ट हो या खिलाड़ी का कांड का बात हो या अडानी कांड के बाद हो मणिपुर के कांड का बात हो। ये तीनों मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे गूंज रहे हैं। ये सामान्य परिस्थिति के बाद कांग्रेस G20 का जिक्र करके इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बीच में लाना चाहती है और इसलिए सबको पता है कि G20 की बैठक के बाद इस देश को सिर्फ चुनाव में जीना। शायद इसीलिए कांग्रेस इसकी तैयारी अपने तौर पे कर रही है। मनमोहन सिंह की इकोनॉमी क्या थी और प्रधानमंत्री मंद मोदी की इस देश की किस चौराहे पे ला करके खड़ा किया है, इसकी पूरी की पूरी सूची फहरिस्त बनाएगा आरोप पत्र जो अमित शाह अपने तौर पर छत्तीसगढ़ में जाकर के जारी करते हैं। उनसे कहीं मोटी आरोप पत्र, एक पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट मोदी की उस अर्थव्यवस्था को लेकर के सवाल उठाती है जिस अर्थव्यवस्था के तहत इस देश के भीतर अगर किसान भी मुश्किल में, मिडिल क्लास भी मुश्किल में और जो रईस हैं वो भी मुश्किल में। इस दौर में जब मनमोहन सिंह को उस लिस्ट की हल्की सी झलकी अगर दिखाएं तो मसलन जो डॉलर था वो 63 रुपये 33 पैसे 2013 में था। आज की तारीख में वो 83 रुपये 16 पैसे हैं, यानी 20 रुपये बढ़ चुका है। लेकिन जिम्मेदारी और बोलने को बोल दिया गया। पाउंड भी लगभग 4 रुपये बढ़ गया, उस समय लगभग 104 रुपये, आज हो चला 104 रुपये, उस समय 99 था और 104 रुपये अभी चल रहा था। यानी 4-5 रुपए की बढ़ोतरी पाउंड में भी हुई। यूरो में भी 8 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, उस समय 81 रुपये था, ये आज 89 रुपया। मसला इतना ही नहीं है, मसला यह है कि जैसे गोल्ड की कीमत, सोने की कीमत 2,900 रुपये प्रति तोला थी 2014 में, आज ये 60,000 के करीब है, यानी 31,000 से 20,000 उस टाइम था। सोने की रेट 31,000 के आसपास बढ़ी। पेट्रोल में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, डीजल में 32 रुपए की बढ़ोतरी हो चली है। उस समय पेट्रोल 71 रुपए था, आज ये 96 रुपये 72 पैसा, या दिल्ली का रेट है। डीजल उस समय 97 रुपये 57, आज 89 रुपये 62 पैसे। दुनिया के बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2014 में जो प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा था उस वक्त $105 था। आज की तारीख में जब आपसे बात कर रहे हैं तो आज $84, यानी $21 कम है, लेकिन तेल यहां पे महंगा है। इकोनॉमिक्स का ये आधार अगर
समझते जाइएगा तो एक लंबी फहरिस्त देश के भीतर तैयार होगी, जहां पर हर कोई पूछेगा कि क्या वाकई वेतन बढ़ा, तो रोजगार बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या अब इस मुद्दे के आसरे जिस चेहरे को लेकर भाजपा उतरना चाहती है कांग्रेस, उसकी पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट अपने तौर पे तैयार कर चुकी है और उसको इस बात की पूरी जानकारी है कि इस चेहरे को धाराशायी कैसे करना है। सवाल है ये कि कौन सा चेहरा सवाल सामने रखा जाए, और बीजेपी ने उस चेहरे की तरफ बार बार इंडिकेट करके बता दिया कि प्रियंका गांधी बेस्ट रहेंगे, तो प्रियंका गांधी के हाथों में चुनावी कमान थमा देगी कांग्रेस ने। अपने तौर पर अब मैदान में वह कोरस साफ हो रहा है, जिसमें आप खुले आसमान तले बारिश हो चाहे लू चले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी कुछ इसी तरीके से। वह तमाम परिस्थितियां जो इसमें ईडी का सक्रिय होना, सीबीआई का सक्रिय होना, अलग अलग तरीके से शिकंजा विपक्ष पर कसने की सत्ता की तैयारी है, हर दिन एक नए मुद्दे को उछालने की प्रक्रिया हो, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं भाजपा को ही जाकर के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक मुद्दे की उम्र और उसके प्रभाव को भाजपा बार बार आंक रही है। अलग मुद्दों के पे नहीं जाइए, कई बार जिक्र हुआ है हिंदू धर्म को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है, जिसका 3 इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया। लेकिन आज उस दिशा में नहीं जाते, आज उस दिशा में जाते हैं कि दरअसल इस दौर में चाहे इंडिया या भारत का मुद्दा हो, चाहे वह एक देश एक इलेक्शन का जिक्र हो, एक नेशन वन इलेक्शन वन नेशन, हर दिन एक नया मुद्दा अगर उभर का एक नया प्रभाव की आकलन करने की परिस्थिति में राजनीतिक सत्ता आ गई है। और राजनीतिक सत्ता के तरफ से अगर हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप क्यों है, प्रियंका कुछ बोलती क्यों नहीं है, तो मैसेज बहुत साफ है कि अपनी राजनीतिक जमीन को भाजपा क्या खो रही है। अगर ऐसा लगने लगा है तो फिर बहुत महत्वपूर्ण है कि इन 4 राज्यों के बाद लोकसभा की दिशा में जाने वाले चुनाव का आकलन करना, क्योंकि जब हम आपसे इस बात को जिक्र कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ बातें हैं जो इस बात को समझिए, उस बातों से कि इस समय जो रणनीति बहुत साफ तौर पे बन रही है, उसमें निगाहों में और निशाने पे पहली बार अगर ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी इस हिसाब से है, तो दूसरे तरफ निगाहों में बेरोजगार युवा, डिग्रीधारी युवक, एजुकेशन और हेल्थ का चरमराया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस दौर में बेरोजगारी का आलम और उसके आंकड़े डराने वाले हैं। अगर बरस दर बरस देखते चले जाइएगा तो इस बरस दर बरस, साल दर साल कोविड को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड से पहले 2019 में भी 1,20,00,000 नौकरियां 18-19 में जा चुकी थी, और उस समय कोविड काल आना और उसके बाद की परिस्थितियों में तमाम चीजें जिस तरीके से धाराशायी होते चली गई, उसमें इसमें कोर सेक्टर भी रोजगार देने पाने की स्थिति में नहीं आ पाया। व्यापारिक घाटा बढ़ते चला गया, जो एक्सपोर्ट होता था उसके सामने मुश्किल आने लगे। जो अपने देश की परिस्थितियों को बचाने के लिए हमको कई जगहों पर चावल के निर्यात को रोकना था, प्याज की खेप बढ़ानी पड़ी, अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से बदलना पड़ा। सरकार इस देश के भीतर की स्कैर्सिटी यानी कमी होगी, स्कैर्सिटी तो वो मुश्किल पैदा करेगी। तो क्या ये पूरी की पूरी फहरिस्त है जो 2023 और 24 के चुनाव के मैदान में फैक्ट के साथ मोदी सत्ता भाजपा को खड़े करेगी, या फिर पहली बार जब भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाई बहन के संबंधों को लेकर और इनकी सियासी जरूरतों और सियासी महत्वाकांक्षाओं को लेकर जब निशाने पर लेने का प्रयास इस दौर में इस समय किया है, और यहां तक कि आप एक पोस्टर भी ले आए जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के माथे पे जो मुकुट है अब उसको प्रियंका छीनना चाहती है। हमें लगता है कि एक क्षण के लिए, एक पल के लिए 2004 के साइनिंग इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव प्रचार को याद कीजिएगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बार बार सोनिया गांधी का नाम लेते थे, निशाने पे लेते थे। इस देश के भीतर में उस दौर में सोनिया गांधी को नहीं कोई राजनीतिक तौर पे जानता था, सिवाय इसके कि इंदिरा गांधी के बेटी बहू है, लेकिन इतना भर जानते थे। लेकिन जितने बार जितने तरीके से उस दौर में साइनिंग इंडिया के दौर में
वाजपेयी साहब ने खुद और बाकी बीजेपी के नेताओं ने निशाने पे लिया तो सोनिया गांधी को देश में लोग जान गए। कुछ ऐसी ही परिस्थिति मौजूदा समय है और ये होता तब है जब आपको महसूस होने लगता है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो आप सामने वाले को कटघरे में खड़ा करके निशाने को साधना शुरू करते हैं। अगर सामने वाले होशियार होते हैं तो जिसे आप निशाने पे ले रहे हैं उसे ही फ्रंट पे ला करके खड़े कर देते हैं। अब बताइए, इनका जवाब दीजिए। और यही स्थिति पहली बार अब इस 2023 में उभर करके आ गई है, जहां पर भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि इस तरीके की राजनीति इससे पहले इस देश में भाई बहन को लेकर के और परिवार के भीतर के घमासान को लेकर के होती नहीं थी। जबकि खुले तौर पर इस दौर में हर किसी ने देखा, गडकरी जी ने प्रणाम तक नहीं किया जब सामने से मोदी गुजर रहे थे। और जब पहली बार भाषण नागपुर के भीतर कस्तूरबा गांधी पार्क में हो रहा था और जिस मंच से गडकरी बैठे थे, 2014 का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने गडकरी का नाम तक नहीं लिया था, यह जानते समझते हुए कि नागपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया था और संकेत तभी मिल गए थे कि अब गडकरी को हादसे में ढकेला जाएगा, लेकिन गडकरी जमा रहे। लेकिन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बना पाई और मुद्दा उसने बनाने का सोचा भी नहीं, क्योंकि जो मुद्दे इस देश के जनता को प्रभावित कर रहे हैं उस मुद्दे के आधार पर कांग्रेस अपनी रणनीति का ताना बाना बुन रही है। और इसी मुश्किल इस वक्त भाजपा सत्ता के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत